बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और वर्ल्ड कप का बाकायदा तौर पर अब आगाज़ होने वाला है। 5 अक्टूबर से बाकायदा तौर पर जो है आईसीसी वर्ल्ड कप का आगाज़ हो जाएगा। उससे कबल अगर हम देखें तो प्रैक्टिस मैचेस मुख्तलिफ टीमों के खेले जा रहे हैं और कल पाकिस्तान का मैच खेला गया न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। पाकिस्तान ने एक अच्छा स्कोर सेट किया 345 रन, लेकिन उसे इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा और 346 रन 44 ओवर्स में जो है न्यूजीलैंड की टीम चेस करने में कामयाब हो गई। ओवरऑल अगर इस मैच के हवाले से बात करें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जानिब से जो आउट ऑफ फॉर्म थे प्लेयर्स, उन्होंने ज़रूर रन किया। बड़ी बातें हो रही थी बाबर आजम के हवाले से कि वो रन करते हैं, यानी कल हमने देखा कि 80 रन की उम्दा इनिंग खेलने में कामयाब रहे। उसके साथ साथ अगर देखें तो मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की, कल के मैच में 103 रन स्कोर किए। और फिर जिसकी प्लेयर्स के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि मिडिल ऑर्डर पर जो है इस प्लेयर्स को ज़रूर चांस मिलना चाहिए। उसने 53 बॉलों पर 75 रन की उम्दा इनिंग खेलने में कामयाब हुए। ओवरऑल कल के मैच में जो गो के वो प्रैक्टिस मैच था, लेकिन हमने देखा कि माशिकत कुछ कमजोरियां जरूर कप्तान की तरफ से भी नजर आए। फिर फास्ट बॉलिंग का शोबा हमारा एक दफ़ा फिर नाकाम होता हुआ दिखाई दिया। तो हम समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलिंग के हवाले से माहिरीन कह रहे थे कि इस वक्त दुनिया की सबसे पेस अटैक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के पास मौजूद है, लेकिन कल न्यूजीलैंड ने उसका शराजा बिखेर दिया और 346 रन बासानी चेस करने में कामयाब रही। दूसरी तरफ आज एशियन गेम्स में पाकिस्तान का बड़ा मार्का हॉकी में खेला जा रहा है और इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 गोल स्कोर कर लिए हैं। एक अच्छा मैच है पाकिस्तान, क्योंकि अगर देखें तो पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस इस टूर्नामेंट में जीतता हुआ रहा है। तो अपने शो में इसी हवाले से भी बात करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विनस टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं। उनके साथ ईमन रिजवान साहिबा मौजूद हैं जो विनस टीम के हिस्सा है। उसके साथ हैं नुसरत महबूब साहब हमारे साथ है मौजूद है। माजी में अगर हम देखें तो बड़ा काम इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में और कराची की जोन के लिए करते दिखाई दिए हैं। साबका सदर रहे हैं केसीसी जोन 2 के, साबका फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम चलते हैं रियाजुद्दीन साहब की तरफ और कल के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे, अगर हम देखें तो कहाँ पर बाबर आजम लैक करते नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पर कुछ ना कुछ कप्तानी में उनका फुकदान नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, वार्म अप मैचेस किसी भी मेगा इवेंट से पहले होते ही इसीलिए हैं कि ताकि आपको अपनी करंट जो आपकी मतलब खामियां हैं, जो आपकी नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो आपको मालूम हो जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हम 2 मैचेस हारे थे एशिया कप में श्रीलंका से और इंडिया से, उसके बाद तवक्को ये की जा रही थी कि हमारी टीम जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। गो के हमारी टीम ने अच्छे रन्स बनाए, बुरे रन्स नहीं थे वो। और जो कल के मैच का जो फ़र्क था या जो सबसे आप ये कहें कि पंच लाइन जो थी, जो की टू द हार्ट ऑफ एवरीथिंग थी, वो ये थी कि आपके सऊद शकील, जिनके ऊपर एक तलवार इसके बावजूद लटक रही थी कि उनकी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उन्होंने दी, डबल सेंचुरी की, 50s करते रहे और उन्हें बादल ना खासा कल जो है उन्हें चांस दिया। वो तो टीम से बाहर ही हो गए थे, वो एशिया कप की टीम से बाहर हो गए थे, ये जाए कि वर्ल्ड कप। लेकिन जो मीडिया का प्रेशर था, फिर ये कि अल्लाह ताला भी परफॉर्मेंस भी थी, फिर ये कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी थी और वो नेक नियति से जिस तरह से कंसंट्रेट करते रहे, फोकस करते रहे अपनी परफॉर्मेंस पे, उन्होंने दी तो उसका उनको फल मिला। लेकिन जो कल का वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तान की टीम के हवाले से भी ख़ास तौर से जो टर्निंग पॉइंट है कल के मैच में, आप जो है सऊद शकील की दरियाफ्त हुई वर्ल्ड कप के हवाले से। उनका मतलब एक कॉन्फिडेंस आप ये समझते हैं कि आपकी टीम का जो लेवल है थोड़ा सा ऊंचा हुआ होगा, इसलिए कि ऐसे हालात में जबकि हमारी बॉलिंग जो है वो इस वक्त निशाना बन गई है और यही बॉलिंग एशिया कप के इंडिया और श्रीलंका से मैच से कबल हमारी टीम जो है के जो बॉलिंग अटैक था वो दुनिया के लिए एक डरावना ख्वाब था और सारे जो दुनिया भर के बैटर से मुख्तलिफ टीमों के वो खाइफ नज़र आते थे पाकिस्तानी बॉलर्स की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस है जो हालिया 4-6 महीनों में दे रहे थे। लेकिन जिस तरह से हमारी टीम बॉलिंग अटैक कोलैप्स हुआ है हमारा एशिया कप के आखिरी मैचेस में, उसने जो है हमारा जो एक ख्वाब था वो चकनाचूर कर दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम वर्ल्ड कप के इतने अहम मेगा इवेंट से कबल इस तरह के मैचेस हारे हैं तो ये एक वेकअप कॉल भी हो सकती है और इससे हमारे अपनी तवानाइयों को यकजा करते हुए बेहतर परफॉर्मेंस पेश करनी चाहिए। लेकिन अगर आप जो कल मैच की बात कर रहे हैं कल के, तो वो एक वाज़ेह फ़र्क था। एक तो ये फ़र्क था कि आपकी टीम के कमोबेश तमाम बैटर्स ने निस्बतन बेहतर बैटिंग की, उनका स्ट्राइक रेट बेहतर था, सऊद शकील का सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट था। लेकिन दूसरी जानिब
जो हमें ख़तरा नज़र आ रहा था हमारे बॉलिंग अटैक से, और वही हुआ कि हमारा बॉलिंग अटैक इतने रन्स के बावजूद भी उन मतलब एक डिफेंड नहीं कर सका। जब इतना अच्छा स्कोर होता है तो बॉलर जो है वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं और उनकी मतलब एक्यूरेसी का रेशो है निस्बतन बेहतर होता है। लेकिन कल अच्छा मतलब है कि रन्स बनाने के बावजूद हमारे बॉलर जो है उन रन्स को हमारे बैटर्स को सपोर्ट नहीं कर सके, और टीम के लिए जो उनकी तरफ से सपोर्ट आनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। और ये जो है अलार्मिंग पोजीशन है, इसलिए कि देखें नसीम शाह के बाद कभी ऐसा नहीं होना चाहिए था कि अगर किसी टीम का एक इतनी बड़ी टीम का एक प्लेयर जो है अगर वो टीम से आउट हो जाता है तो उसकी पूरी टीम जो है न सिर्फ ग्राउंड में कोलैप्स हो जाए बल्कि जहनी तौर पर भी वो टीम बैठ जाए। तो ये खामी इसलिए हुई कि जितने भी आप 1-2 साल से मैचेस खेल रहे थे या खुसूसी तौर पे जो हालिया 4-6 महीने में मैचेस खेल रहे थे, आपने कभी भी जो अपने बेंच पे बैठे हुए जो दूसरे खिलाड़ी थे जिन्हें आप रिजर्व खिलाड़ी कहते हैं, जो 11 के बाद होते हैं 4 खिलाड़ी, कभी भी आपने उन्हें मौका नहीं दिया, या फिर आपने उन खिलाड़ियों को भी मौका नहीं दिया जिनकी परफॉर्मेंस जी थी कमोबेश उन रिजर्व खिलाड़ियों के बराबर थी। जब कोई भी टीम इस तरह से मतलब अपनी टीम को उसी 11 या 12 खिलाड़ियों को लेके सालों साल चलती है, कई महीनों तक चलती है, तो फिर उस टीम के साथ ऐसा ही होता है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी थी, हमारे जो बेंच ऑफिसर्स थे और ख़ास तौर से हमारे जो ट्रेनर थे और जो हमारी टीम के साथ डॉक्टर थे, मैं ये समझता हूँ कि वो टीम के साथ सही तरह से इंसाफ नहीं कर सके, सही तरीके से इंसाफ करते हुए नजर नहीं आए। इमन एक बड़ा टारगेट पाकिस्तान ने दिया ओवरऑल अगर देखें तो इस पिच के अंदर हमें हर जितनी भी इंडिया की विकेटें हैं वहां पर कमोबेश यही सूरत हाल नजर आएगी। 350 रन, 450 रन, अब वो क्रिकेट शायद खत्म हो गई है जहां पर 280-270 रन इंडिया में हुआ करते थे। पाकिस्तान टीम के कमोबेश कोई 1 से 2 प्लेयर्स ऐसे होंगे जिन्होंने इंडिया में क्रिकेट खेली हो इस सीजन के अंदर। ओवरऑल कैसा देख रही है और कप्तान बाबर आजम को किस तरह देख रही है, क्योंकि बड़ा फुकदान उनके अंदर नजर आया। कप्तानी के अंदर भी हमने देखा कि जिस तरह उन्होंने क्रैप्स किए इंडिया के खिलाफ, फिर श्रीलंका के खिलाफ और फिर अब न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि एक अच्छा टोटल कह सकते हैं 345 रन का। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोइन साहब। सबसे पहले मैं कल के मैच, क्योंकि वार्म अप मैच था और मोस्टली यही एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ऐसा सच इम्पोर्टेंस नहीं है वार्म अप मैच की, लेकिन इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप अगर अपना इवेंट पॉजिटिव अप्रोच से स्टार्ट करते, ठीक है वार्म अप में आप पिच का जायजा ले रहे होते हैं, कंडीशंस को समझ रहे होते हैं, लेकिन अगर आप माइंडसेट एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इवेंट में आगे बढ़ते तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता। और कल के पॉजिटिव एक बात जो मुझे लगी बिल्कुल सऊद शकील का, जैसे सर ने कहा, तो मैं सऊद शकील के लिए, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि सऊद को मौका मिलना चाहिए, एशिया कप में भी हम कहते रहे, और लेकिन कल फाइनली क्योंकि वार्म अप मैच था उन्होंने मौका मिला और उन्होंने उस चीज़ को प्रूव भी किया। क्योंकि हमने एशिया कप में ये चीज़ फील की थी कि पाकिस्तान के पास मिडिल ओवर्स में, मिडिल ऑर्डर में कोई लेफ्ट हैंडर बैटर नहीं है जो स्पिन को अच्छा खेल सके, और कल सऊद ने प्रूव भी किया। तो सऊद शकील के लिए मैं बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन कि उनको मौका मिला और उन्होंने प्रूव किया, क्योंकि यूजुअली उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो टेस्ट प्लेयर हैं और वो बड़ी शॉट्स की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन जिस तरीके से कल उन्होंने निशम्स को भी मतलब शॉट मारे तो इट्स अ साइन कि वो एक अच्छे ओडीआई प्लेयर बनने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। और जहां तक कमियों खामी की बात हुई, क्योंकि कल ऑन द फील्ड जो है शादाब जो है कैप्टनसी कर रहे थे और बाबर जो है ऑफ द फील्ड चले भी गए थे। देखिए सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था, स्पेशली मैं वसीम जूनियर की बात करूंगी, उनको सेलेक्ट किया गया था कि मिडिल ओवर्स में वो विकेट्स लेंगे और पाकिस्तान को, लेकिन कल पाकिस्तान के पेसर्स की भी बात करें, हसन अली ने 2 ओवर्स अच्छे कराए, 3 रन दिए, उन्होंने 1 साल के बाद टीम में वापसी हुई है, लेकिन हसन अली भी कल 2 ओवर्स तो अच्छे कराए, लेकिन उसके बाद उन्होंने मोमेंटम लूज किया और अगले 5 ओवर में उन्होंने 65 रन दिए। इसी तरीके से वसीम जूनियर बहुत पैथेटिक येस्टरडे, लाइक उनकी लाइन ऑफ लेंथ में कंसिस्टेंसी नहीं थी, वेरिएशन नहीं थी, सिर्फ 140 के स्पीड से कुछ नहीं होता कि जब तक आप विकेट्स ना लें। इवन उन्होंने रन भी बहुत ज़्यादा कंसीड किए। पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स एक्सेप्ट उसामा मीर सब 7, 8, 9, स्पेशली हारिस रऊफ, क्योंकि कल हारिस रऊफ से ओपनिंग स्पेल करवाया था शाहीन ने, क्योंकि बॉलिंग नहीं की थी, तो ये चीज़ तो हमें पता थी कि हारिस जो है नई बॉल से इतने इम्पैक्टफुल नहीं होते, और कल उनका देखा भी कि उनकी पिटाई हुई। और रविंद्र जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, वो परमानेंटली ओपन करते भी नहीं है, उनसे पिटाई हुई है हारिस रऊफ। वो 7वें नंबर पे बैटिंग करने आते हैं अपनी टीम की जानिब से, और जब ऊपर आकर वो रन कर रहे हैं तो यकीनन बड़ी स्ट्रेटजी के साथ न्यूजीलैंड की टीम इस टूर्नामेंट
टूर्नामेंट में शिरकत करने आई है। और बिल्कुल अभी एक कंसर्न ये भी है क्योंकि कल जैसे देखा हारिस रऊफ नहीं, हम इनिशियल ओवर्स या पावर प्ले में नहीं करवा सकते, उनका बॉल पे न्यू बॉल पे शायद कंट्रोल नहीं होता, तो शाहीन के साथ पहले नसीम की सपोर्ट मिल जाती थी कि वो न्यू बॉल के साथ स्विंग कर लेते थे। लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन हसन अली का ही है। हारिस रऊफ से ठीक है हम डेथ ओवर में आ जाएंगे, वसीम जूनियर मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं ले रहे हैं, तो ये कंसर्न बहुत ज्यादा है। बिल्कुल नुसरत साहब, बड़ा तजुर्बा है आपको क्रिकेट के हवाले से, और अगर कल के मैच के हवाले से आपसे बात करें तो कहाँ पर आप देखते हैं कि बाबर आजम जो लैग करते नजर आए इस मैच के अंदर, क्योंकि एक अच्छा आप टोटल कह सकते हैं 345 रन का। शुक्रिया मोहिन साहब, बहुत बहुत। मैं तो इस मैच को बेसिकली एक वार्म अप मैच था ये, और इसको मैं इसको आप लोग डीपली जाके देखें कि ये लैग्स थी, जहाँ जहाँ खामियां थी, मगर ये होता है कि अपने प्लेयर्स को लाइन अप करना है। आपने एक बैटिंग ऑर्डर अपना एक सेट करना चाह रहे हैं, बॉलिंग की स्ट्रेंथ देख रहे हैं आप, इसमें सबको मौका दे रहे हैं कि भाई आप आएँ और अपनी कंडीशन के हिसाब से। अगर सबको मौका देखें तो न्यूजीलैंड के बैटर ने वो सबको अपने मौके फराहम किए। मैं यही कह रहा था कि उन्होंने जहां 50-60 रन किए, उन्होंने प्लेयर को अपने बुला लिया, फिर दूसरे प्लेयर को भेजा, उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट अच्छा रखा, जो बैट्समैन आया वो खुल के बैटिंग की, उसने कहीं भी वो कहीं प्रेशर में नजर नहीं आया। ये होती है अपनी बैटिंग को उन्होंने इंप्रूव करके दिखाया कि हम कंडीशन के हिसाब से प्रिपेयर होके आए, तैयारी करके आए, हम 350 रन को भी किस तरह चेस करेंगे, ये उन्होंने प्रूव किया अपनी उससे। हाँ, बॉलिंग जो लैप्सेस आप बात कर रहे हैं, देखिए अभी जो मेन कार्ड है हमारा, जो न्यू बॉल का जो हमारा, जिसको हमारा मेन वेपन है हमारा शाहीन, हमने तो उसको तो अभी इस्तेमाल ही नहीं किया ना। मगर अभी हम, हो सकता है अगला मैच जो वर्ल्ड कप का आप देखें, एक साइड से स्पिनर गेंद कर रहा हो, अभी तो प्लानिंग चल रही है ना, अभी बॉलिंग लाइन बनाई जा रही है अपनी। हम भी अपना पूरा हर कार्ड यूज नहीं कर रहे कि जी हम ठीक है जी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आ जाएंगे, अभी तो प्लानिंग हो रही है कंडीशन के हिसाब से, टीम के हिसाब से। पहला मैच आपका नीदरलैंड से है, वो पेसर को बहुत अच्छा खेलते हैं, वो जाहिर है पाकिस्तान स्पिनर्स को ज्यादा चांस लेगा। तो इन चीजों को देखते हुए अभी मैं इसको इतना सीरियसली नहीं लूंगा कि ये एक वार्म अप मैच है, इसको वार्म अप के तौर पे लें। और अभी अगला मैच फिर एक वार्म अप आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आ रहा है, उसमें और इस अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, दोनों टीमें चेंज करेंगे। देखें मिसाल के तौर पे आप देखें, न्यूजीलैंड ने अपने 7वें नंबर के जो ऑलराउंडर था उसको बैटिंग कराई, इट मींस कि वो ऊपर के टॉप ऑर्डर में अपना चेंज लेके आ रहे हैं, और उसने प्रूफ भी कर दिया क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर नहीं है। और ये जो क्रिकेट है, जो वर्ल्ड कप हो रहा है, ये टोटली एक प्रेशर खेल है, प्रेशर का गेम है। अच्छा नुसरत साहब, इसमें एक अगर देखें तो एक एडवांटेज है तमाम टीमों को हासिल है सिवाय पाकिस्तान के। आईपीएल खेलने तमाम ही ममालिक के प्लेयर्स इंडिया आते हैं, और पाकिस्तान का कोई प्लेयर से, क्योंकि जाहिर है कि आईपीएल में उनकी सिलेक्शन नहीं होती है, तो आप समझिए उन प्लेयर्स को भी एडवांटेज हासिल है कि वहाँ के मौसम से एडजस्ट हो जाते हैं वो। देखिए इंडिया और पाकिस्तान का तो मौसम तो एट सच इतना चेंज नहीं है ना, एक ही जैसा एटमॉस्फेयर है, एक ही जैसा माहौल है। गोरों को आके जो टीमें आती हैं उनके लिए एडवांटेज ये है प्लेयर्स के लिए कि वो आईपीएल खेलते हैं, वहाँ के कंडीशन से, वहाँ के वेदर से उनको बहुत ज़्यादा एक वो हो गई है, अवेयरनेस हो गई है। गर्मी भी है, मौसम थोड़ा गर्म भी है, मगर उस लिहाज से भी प्रिपरेशन है, उनकी तैयारी है। तो मैं समझता हूँ कि मौसम और कंडीशन का पाकिस्तान पे इतना इसका असर नहीं पड़ेगा। विकेट्स का बहुत फर्क पड़ेगा, पिचेस का बहुत फर्क है, क्योंकि इस वक्त जो हमें जहां कल मैच हुआ है ये तो बहुत बैटिंग विकेट थी, मतलब एक यहाँ। लेकिन अब तो इंडिया में ऐसी विकेटें बन रही है नुसरत साहब है कि जहां पर 350 रन हो रहे हैं। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैचेस हुए हैं अभी इंडिया के, वहां पर भी यही सूरत हाल था। एग्जैक्टली, देखें ये तो आईसीसी ने अपना एक प्लानिंग, एक पूरा वो रखा है ना, एक उसी हिसाब से एक वर्ल्ड कप में जितनी ज्यादा रन बनेंगे, एक एंटरटेनमेंट क्रिकेट होगी, प्लेयर्स शायकीन भी आगे जरा महसूस होंगे। तो इस लिहाज से एक ओपन है। और दूसरा ये कि देखिए जो अब नया फॉर्मेट आया है कि 5 प्लेयर आपने सर्किल के अंदर रखने, एक ओपन फील्ड मिल रही है, गैप मिल रहा है बैट्समैन को अपने शॉट्स खेलने का, तो ये स्कोर 350 380 के दरमियान ये नहीं समझते कि आप ये विनिंग स्कोर है, ये चेजेबल स्कोर भी है। बिल्कुल नसर साहब, इस पर मजीद भी बात करेंगे और स्ट्राइक रेट के हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
बिल्कुल वक्फे से कबल हम पाकिस्तान के प्रैक्टिस मैच के हवाले से बात कर रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब थोड़ी सी बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी इस वक्त जारी है, हनी मोहम्मद ट्रॉफी जारी है और दीगर टूर्नामेंट अंडर 19 जारी। तो उस हवाले से भी बात करते हैं। नुसरत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत साहब, जिस तरह के टूर्नामेंट अब जारी हैं और अब देख रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट पर बड़ी खास तवज्जो दी जा रही है, उनको फॉलो किया जा रहा है, आप समझे इनमें से जो क्रिकेटर निकलेंगे अब बाकायदा तौर पर उन्हें रेफ़र ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि अब RCA बन चुकी है। अगर कराची की हम बात कर लें तो इन खिलाड़ियों के साथ हमने देखा माजी में बहुत से खिलाड़ियों के साथ कराची के ज़ाती हुई है, अब उनके लिए आवाज़ उठाने वाला शायद मौजूद है। जी बेशक, बिल्कुल। और जो भी माशाल्लाह इस वक्त देखें आप, कराची हमारी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में टॉप कर रही है और अभी हम टॉप पर हैं और आज भी मैच लाहौर से चल रहा है। हमारे 53 पॉइंट्स हो गए। एक टीम हमारी माशाल्लाह टॉप पर है, लेकिन दूसरी तरफ हम ब्लूज की अगर बात करें तो कारकर्दगी को खास नजर नहीं आ रही है। देखें, अगर आप कारकर्दगी प्लेयर की बात करें तो वो टीम तो की बात कर रहा हूं, प्लेयर की नहीं, टीम की। टीम में ये है कि बेस्ट जो परफॉर्मर थे, डिस्ट्रिक्ट जो हुई हमारी इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट सीनियर डिस्ट्रिक्ट हुई, उसके जो बेस्ट जो अंडर 19 की बेस्ट हुई है, अंडर 19 और सीनियर डिस्ट्रिक्ट के जो बेस्ट परफॉर्मर थे उनको मोस्टली लड़के जो हैं वो इस वक्त हनी मोहम्मद ट्रॉफी में आए हैं, क्योंकि जो आपकी जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी वो तो सारे सीनियर्स पाकिस्तान लेवल की पूरे टीम खेल रही है। जो परफॉर्मर थे उनको मौका दिया गया है कि आप हनी मोहम्मद ट्रॉफी में उनको मौका दिया गया है। जो बेस्ट परफॉर्मर था उनको मौका मिला और उसमें अब लड़का परफॉर्म नहीं कर सका तो ये उसकी वो नहीं है कि जी वो प्लेयर अच्छा नहीं था। क्रिकेट है, मौका दिया है और अभी पहला सीजन था इन लड़कों का जिन्होंने अभी मौका मिला है। इस साल उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी, मगर इसी में से आपको देखिएगा और लड़के इंशाल्लाह आगे इसी में अच्छी बात कह रहे हैं कि इसी में से अच्छे प्लेयर्स निकल कर आएंगे। लेकिन RCA जिस तरह अब काम कर रही है उसमें हमने देखा बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अंडर 13 टूर्नामेंट मुनक्किद कराए, अंडर 16 टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहा है, फिर अंडर 19 टूर्नामेंट होगा। तो अंडर 13 और अंडर 16 में आप समझ रहे हैं कि अच्छे प्लेयर्स निकल कर सामने आ रहे हैं। जी बेशक, देखें ये जो एक प्लेटफॉर्म RCA ने बनाया है और 12 या 13 साल के बाद एक ये 12 साल के बाद हमारे यहाँ ये अंडर 13 और 16 और इसके बाद 19 का ये टूर्नामेंट हो रहा है। तो इसमें जो मैं ये समझता हूँ कि जो 13 हुई है ये बेहतरीन एक आगाज़ किया है RCA ने ग्रास रूट लेवल क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए। अभी 16 हमारी स्टार्ट हुई है, अभी चंद ही मैच हुए, इसके बाद इंशाल्लाह ये भी तकमील को जाएगी। तो मैं समझता हूं कि इनमें से जो बेस्ट परफॉर्मर हैं अंडर 13 और अंडर 16 में से, ये ग्रास रूट लेवल से इनको RCA वालों को चाहिए कि पिक करके एक ऐसा 2 महीने का ट्रेनिंग कैंप लगाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलें कि जी जो हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है यहाँ जो हमारे कोचेज़ हैं एक उनको वहाँ पे ट्रेन करें, उनकी जो खामियां हैं जो टिप्स हैं वो उनको दें ताकि वो अपनी प्रिपरेशन करें और यहाँ से हम एक आगाज़ होगा इंशाल्लाह। इन 13 और 16 में से आपको अंडर 19 में पाकिस्तान अंडर 19 प्लेयर्स जाते हुए नजर आएंगे, मगर ये लॉन्ग पीरियड होता है, इसके लिए एटलीस्ट 2 से 3 साल लगेंगे। लॉन्ग पीरियड होता है नुसरत साहब है। लेकिन अगर हम देखें तो आप भी बहैसियत सेलेक्टर जोन 2 के देखते हुए नजर अंडर 13 अंडर 16 के लिए स्टार्ट कर रहे थे, कैसा समझते हैं? जो क्योंकि आप टैलेंट की बात कर रहे हैं, यही टैलेंट है हमें ग्रास रूट लेवल पर चाहिए था। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत ही अच्छे बच्चे नज़र आए। अंडर 13 में तो ऐसे नेचुरल टैलेंट था कि मैं देख के हैरान रह गया बच्चों को कि उनके अंदर इतनी सलाहियत है कि सिर्फ उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, उनका अच्छा कोच चाहिए कि जो उनको टिप्स दे, उनकी बेसिक उनको बताए और वो इंशाल्लाह आप देखिएगा अगले 2-3 साल बाद आपको एक बहुत अच्छे प्लेयर्स की यानी कि इनिशियल स्टेज से निकलते हुए बिल्कुल। एक प्लेयर बड़ा टॉप मार कर गया है अब्दुल्ला के बारे में, बड़ी अहम तमाम ही क्रिकेटर जो साबका मौजूद थे, सेलेक्टर जो मौजूद थे, उन्होंने बड़ी राय दी अब्दुल्ला के बारे में कि बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर निकल कर आया। आरइश एक लड़का निकल कर आया है सामने। आप समझ रहे हैं कि ये टैलेंट है जिन्हें हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। जी मैं कह रहा हूँ ना, इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। इनके लिए आप कैंप लगाएं, इनको पिक करें, इन बच्चों को अंडर 16 के 15 लड़के निकालें, अंडर 13 के 15 लड़के निकालें और एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको एक्सेस देगा। हमारे पास कोचेज हैं जो हमारे सीनियर कोचेज इस वक्त ग्रेड 1 के साथ लगे हुए हैं। जब इनका सीजन ऑफ हो इनको दें कि यार ये 30 लड़के हैं, इन बच्चों को आप ट्रेन करो, इनको 30 लड़के हैं, इनको ट्रेन कराएं। इमन मैच के बारे में कल की मजीद और आपसे बात कर लें। कल हमें हसन अली का साथ था, काफ़ी अरसे के बाद वो टीम में सिलेक्ट हुए। आप समझिए कि हसन अली जिस तरह परफॉर्म कर रहे थे 2 ओवर्स के बाद हमने देखा कि शायद उनके साथ भी कोई फिटनेस प्रॉब्लम है। जिस तरह हारिस ने 4 ओवर किए, कप्तान ने 4 ओवर्स कराए, या फिर वो ज़्यादा
ज़्यादा ख्वाहिश नहीं रखते थे ओवर करने के हारिस के, उन्हें कहीं अनफिट ना हो जाना पड़े, सिर्फ 4 ओवर हारिस ने भी किए। अब बॉलिंग अटैक आप समझ रहे हैं कि हमारा कमज़ोर नज़र आ रहा है अगर शाहीन और नसीम नहीं थे तो? देखिए मोइन साहब, सबसे पहले कल हारिस के मैं ओवर्स की बात करूं कि उनकी 4 ओवर में पिटाई हुई, तो उसके बाद उनकी शायद शादाब की उनसे दोबारा बॉल करवाने की हिम्मत हुई नहीं। और फिर मैं शादाब की भी बात करूं, कल शादाब ने बॉलिंग नहीं की। तो एक चीज़ कंसर्निंग ये थी कि शादाब एशिया कप में कोई अच्छी फॉर्म नहीं रही थी, और उसके बाद भी कल शादाब को चाहिए था कि 1 ओवर 2 ओवर, या उन्हें ये डर था कि उन्हें मार पड़नी है, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई तो करते ना। हमने इफ्तिखार को कोई ओवर दिया, और अभी मोस्ट कंसर्निंग सिचुएशन ये है कि हमारे स्पिनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हर टीम के पास स्पेशलिस्ट स्पिनर है, कल शादाब को जो है बॉलिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर तो लेके नहीं जा रहे हैं। जैसे दूसरी टीम्स के पास हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया के पास स्पेशलिस्ट स्पिनर है, कुलदीप यादव है, और श्रीलंका के पास, बांग्लादेश के पास, सभी के पास अच्छे स्पिनर्स है, और हम वो चीज़ लैक कर रहे हैं क्योंकि हमारे स्पिनर्स ना विकेट ले रहे हैं और ना ही जो है वो रन्स रोक रहे हैं। तो आई थिंक ये ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि शाहीन के आने के बाद नेक्स्ट मैच में अगर आते हैं कुछ पाकिस्तानी पेसर्स को सपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन स्पिन कल उसामा की बल्कि मैं तारीफ करूंगी कि उन्होंने 2 विकेट्स ली, उनकी थोड़ी पिटाई हुई, लेकिन स्टिल वो बाकी नवाज से बेहतर रहे थे कल के उसमें। बिल्कुल है, नवाज़ की बात हो रही है तो रियाज साहब से भी बात है। रियाज साहब, नवाज़ का सिलेक्शन आप समझते हैं कि बेहतर है, क्योंकि एज ए एक्सपीरियंस है उन्हें टीम में शामिल किया गया है, फिर उसामा पे प्रेशर शायद नहीं होगा, क्योंकि अगर मोहम्मद नवाज़ खेल रहे हैं तो उसामा मीर अगर मैचेस नहीं खेलते तो मोहम्मद नवाज़ क्लिक करते हुए नज़र आएंगे? देखिए शहजादा, इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, अभी जो अंडर 13 की बात हो रही थी, नुसरत भाई ने बिल्कुल सही कहा। मैं अभी पिछले दिनों KCCA के ग्राउंड गया था, वहाँ पे अंडर 13 के मुकाबले हो रहे थे, और मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि वहाँ पे जो बच्चे खेल रहे थे, जैसे नुसरत भाई ने कहा, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब एक परफॉर्मेंस थी, और उनको जो है ना अब सही हाथों में आना चाहिए और ऐसा कोई तरीक़ेकार होना चाहिए। मैं कौन से सही हाथों में आएंगे? नदीम उमर साहब ने तो 4 संभाल लिया है। नहीं, देखें, नदीम उमर साहब की मतलब बड़ी क्रेडिबिलिटी है, ज़ाहिर है वो काफ़ी मतलब ये कि अब तो उन पर और भी जिम्मेदारी आयद हो गई जब से अब वो ज़ाहिर है KCCA में आ गए। अब तो उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ज़ाहिर है मतलब लेना पड़ेगा, और उससे मुतालिक भी ज़ाहिर है वो रहेंगे कनेक्ट। फिर ये कि उनका अपना एक एक्सपोजर है। हाँ, जहाँ तक आपने बात की इस टीम में नवाज़ के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ से बेहतर जो है उसामा है, इसलिए कि नवाज़ जो है इससे कबल उनको बड़े चांसेस मिले हैं, और मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें चांसेस नहीं मिले। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसकी सिलेक्शन कमेटी को इस पर मतलब काम करना चाहिए था कि हमारे पास हम स्पिनर्स को लेके आते, उनको तैयार करते, लेकिन बदकिस्मती से कि जो हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, मुझे तो समझ नहीं आती कि वहाँ पे आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब किस तरह से मतलब प्लेयर्स को बना रहे हैं। हमारे ये 4 फास्ट बॉलर हैं, उसके बाद आपने देखा कि हमारी जो है स्ट्रेंथ जो है ख़त्म हो गई। इसी तरह हमारे स्पिनर्स हैं, हम हर वक्त रोना रोते रहते हैं कि भाई हमारा कोई मतलब कोई चाइना मैन टाइप का बॉलर आए, कोई लेफ्ट हम मतलब बॉलर आए जी, तो मतलब इस तरह के बॉलर्स नहीं आ रहे, और एकेडमी जिस पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वो पता नहीं क्या कर रही है। और इससे पहले अब्दुल कादिर के साहबजादे उस्मान कादिर थे, हालांकि वो निस्बतन अच्छी गेंदें कर रहे थे, बीच में उनकी परफॉर्मेंस ज़रूर ख़राब हुई थी, लेकिन फिर उस पर उनको कोई मतलब उनकी पे ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, लेकिन अगर हम सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में मतलब खिलाड़ियों को चूज़ करें और चूज़ करके मतलब उनको एकेडमीज़ में बाकायदा तरबियत दें, तो वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। हम इन्हीं पर रोते रहते हैं कि जी नवाज़ को खिलाएं या इसको खिलाएं। मैं ये समझता हूँ जो आपने कैटेगोरिकली मैं ये कहूँगा कि नो डाउट कि नवाज़ एक ज़माने में अच्छी परफॉर्मेंस देते थे, जिसकी बुनियाद पर उनको लाया गया। हमारी दुआएं आइंदा भी उनके साथ हैं कि मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंस पेश करें, लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि उसामा ने ज़ाहिर है कल 2 विकेटें ली, जैसा कि इन्होंने कहा, तो अब इससे जो है उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अच्छा, ये जो वार्म अप मैचेस हो रहे हैं, ये सिर्फ वार्म अप की बिल्कुल, इस पे मजीद भी बात करेंगे, वार्म मैचेस पे थोड़ी सी डोमेस्टिक पे मजीद और बात कर लें। नुसरत साहब से, नुसरत साहब डोमेस्टिक सीजन आगाज़ हो चुका है। अंडर 19 को हम देखें तो 2 टीमें कराची की हैं, फिर ग्रेड 2 के लिए एक टीम है, फर्स्ट क्लास है मैचेस के लिए, चौथे ग्रेड 2 के लिए। तो ओवरऑल आप समझ रहे हैं कि जो सिलेक्शन हुई है टीमों की, खिलाड़ियों की, वो मेरिट पर हुई है? 100% मेरिट पे हुई है, बिल्कुल मेरिट पे हुई है। जो सिलेक्टर्स आए थे वसीम हैदर साहब, और उसके साथ हमारे जो रीजनल हेड कोच हैं हमारे इकबाल इमाम साहब थे और मसरूर साहब थे, और उन्होंने बैठ के उनके पास पूरा रिकॉर्ड था हर प्लेयर का, कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 हुई है उसका रिकॉर्ड था, इसी तरह सीनियर डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड था,
पूरा उन्होंने एनालिसिस निकाला हुआ था किस प्लेयर का क्या एवरेज है, उसके कितने रन्स किए हैं, उसी एवरेज के हिसाब से प्लेयर के हिसाब से उन्होंने सिलेक्शन किया। 100% मैं समझता हूँ। अच्छा, अकबर रहमान और उसामा बशारत जैसे उमर रसीदा खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया। देखें, या तो आप उसामा बशारत को खिलाते नहीं सीनियर डिस्ट्रिक्ट, वो खेला और उसने सबसे ज़्यादा आउट किए हैं, विकेट टेकर था। या तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता कि ये उम्र इसकी ज़्यादा है, इसको ना खिलाएं, आप ख़त्म हो गया, नहीं खिलाते। खेला, परफॉर्म कर दिया। परफॉर्म तो खुर्रम मंजूर भी कर रहे हैं। देख, खुर्रम मंजूर का देखें लेवल तो वो तो पाकिस्तान लेवल से होता हुआ आप समझ रहे हैं कि अब खुर्रम मंजूर की वापसी कौमी टीम के अंदर नजर आती है? देखिए, नज़र नहीं आती, मगर हमें उसकी ज़रूरत है। अगर आप एक तरफ परफॉर्मेंस जीतने की भी बात करें और उसको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को परफॉर्मेंस की बात करें, तो हमें सीनियर्स की ज़रूरत है। एक टॉप ऑर्डर में एक सीनियर्स के साथ जूनियर अहमद आलम ओपन कर रहा है, उसके साथ एक सीनियर ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप इनको उससे कंपेयर ना करें, देखें वो बेस्ट परफॉर्मर है, ठीक है, वो पाकिस्तान लेवल को अब नहीं आएगा, मगर वो एज उसकी परफॉर्मेंस तो चल रही है ना, दे तो रहा है परफॉर्मेंस। उसको एकदम से आप हो सकता है ये सीजन के बाद अगले सीजन में शायद बोर्ड सोचे कि यार इसको आप स्विच करो, आप किसी और प्लेयर्स को मौका दें। अब ये जो हमारा ग्रेड 2 से जो मैंने आपको बताया ना, हनीफ मोहम्मद से जो प्लेयर्स परफॉर्मेंस करके निकलेंगे इंशाल्लाह, इसी में से ये लड़के कल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में चले जाएंगे। तो ये एक साइकिल है, ये अभी तो एक प्रोसेस शुरू हुआ है ये सीजन का। अगले सीजन में आपको हो सकता है खुर्रम मंजूर की जगह कोई और ओपनर नजर आ जाए। मगर आरसीए कैसा काम कर रही है अब पाकिस्तान के अंदर? अगर हम देखें तो खासकर कराची में जो अगर देखें तो 4 माह हो गए तकरीबन इसको सेलेक्ट हुए इस सिलेक्शन कमेटी को, और ओवरऑल अगर हम देखें तो क्लब क्रिकेट की बड़ी बातें होती थी, लेकिन 4 माह होने के बावजूद अब तक क्लब क्रिकेट पे तवज्जो नहीं दी जा रही है। ऐलानात बहुत हो रहे हैं। बिल्कुल, देखें क्लब क्रिकेट का जहाँ तक ताल्लुक है, ये पाइपलाइन में है और आपको कुछ ही दिनों के बाद बहुत ज़्यादा क्लब टूर्नामेंट्स होते हुए नज़र आएंगे। देखिए, मेन प्रोसेस है इस वक्त, सबसे पहले हमें क्लब की रजिस्ट्रेशन करनी है। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कुछ वजूहत की वजह से वो डिले हो रहा है, कुछ अकाउंट्स वगैरह अभी तक ओपन नहीं हुए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगी, वो सारी अमाउंट के आरसीए के अकाउंट्स में जमा होगी, तो वो कुछ हर्डल्स हैं, क्योंकि अब अकाउंट्स खोलने थोड़ी इतनी आसान नहीं है रजिस्ट्रेशंस के, उसके लिए पूरा एक होनी चाहिए, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। मगर बहुत जल्द आपको देखेंगे इसी 16 के फौरन बाद आपको इंटरफर्म्स होती हुई नजर आएगी, जो पिछले 10 साल से इंटरफर्म्स खत्म हो गई थी, वो पाइपलाइन में है। उसके बाद आपको क्लब क्रिकेट के हर जोन में टूर्नामेंट, और सेंट्रल में आप देखिएगा कि 100 टीम का 100 टीमों का एक टूर्नामेंट बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म होगा, उसके बाद सारा क्लब क्रिकेट पर फोकस है इंशाल्लाह, क्योंकि नदीम उमर साहब का एक मेन यानी कि फोकस क्लब क्रिकेट के ऊपर है। हम और उनका भी ये कहना है कि जो सबसे बड़ी एकेडमी जो होती है वो क्लब क्रिकेट होती है। क्लब क्रिकेट जितनी ज़्यादा होगी उतने ही अच्छे प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे और नजर आएंगे। की बात हो रही थी, तो मैं एक पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट ओपनर आबिद अली की बात करूंगी कि उनका जो कार्डियक इशू हुआ था और उसके बाद वो उन्होंने गैप पीरियड में आ गए थे, तो अब वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन पीसीबी जो है उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी मतलब नहीं बनाया। तो डोंट यू थिंक कि आबिद अली के साथ जो है एक मतलब गलत रवैया है पीसीबी का, और वो डिजर्व करते हैं चीजें, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए उन्हें बांग्लादेश में भी रन जो है टेस्ट मैच में स्कोर किए थे। देखें, जहाँ तक आबिद अली का ताल्लुक है, ये तो खैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही उन्हें बता सकता है। मैं अपनी राय दे सकता हूँ, क्योंकि वो इस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल रहा है और वहाँ की वाइट से LCCA वाइट से वो खेलना है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, और 3 साल के बाद वो अब टीम में आए हैं। 3 साल उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है। ये जो सीज़न है बेसिकली जो स्टार्ट हुआ है, यानी कि अब आप वही बात आपकी क्या खुर्रम मंजूर को इससे कंपेयर करें, इसकी भी क्रिकेट। चलिए एक और खिलाड़ी के बारे में आपसे भी बात कर लेते हैं नुसरत साहब। अशर कुरैशी के हवाले से क्या कहेंगे? उन्हें फर्स्ट क्लास के लिए जो है मुंतखब कर लिया गया। अशर कुरैशी का आप परफॉर्मेंस देख लें, सीनियर डिस्ट्रिक्ट का निकालें, उसके कितने रन हैं और कितने आउट हैं। अगर क्या उसका सिलेक्शन गलत हुआ है? सिलेक्शन तो मेरिट पे हुआ है। देखिए, जब जो लड़का यानी कि जोन 6 के खिलाफ जो सेमीफाइनल एक तरह से जोन 5 ने जोन 6 को जो चैंपियन है उसको मैच जीता, उसमें उसकी इनिंग थी 96 रन की इनिंग खेली उसके, ओवरऑल उसके 400 रन है, 16 आउट है उसके। तो
उसमें क्या गलती है, उसकी सिलेक्शन में क्या गलती की है, कि क्या उसकी वजह चले थी? गलतियां एक तरफ अच्छे नौजवान प्लेयर्स को जरूर मौका फराहम करना बेशक चाहिए। बिल्कुल। बलूचिस्तान में जो टूर्नामेंट खेला गया, दोनों टीमें शायद हमारी बनकर यहाँ से गई, अच्छी और मजबूत टीमें बनकर गई, लेकिन वहाँ पर अगर हम देखें तो ओवरऑल एकेडमीज की टीमों से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। उस पर क्या कहेंगे? वो इस टू अर्ली वहाँ पर जो हमारे जो उस वक्त सीनियर डिस्ट्रिक्ट चल रही थी, उसमें से तमाम प्लेयर्स को मना कर दिया गया था कि ये लड़के कोई भी करंट प्लेयर इसमें से नहीं जाएंगे, और वो एक 2020 फॉर्मेट का टूर्नामेंट था वो वहाँ पर। तो जो उसके अलावा सीनियर डिस्ट्रिक्ट के अलावा जो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स थे वो गए थे और वहाँ कुछ परफॉर्म नहीं कर सके। ये इससे आप अगर कहें कि जी अभी KRCA का आगाज था, यानी कि हमें आए हुए 2 महीने हुए हैं KRCA को, उसके बाद ये चौथा मैच चल रहा है। चौथा आ गया था, तो उसमें परफॉर्मेंस नहीं दी टीम में वो। ओवरऑल नुसरत साहब अगर देखें तो माजी में इजाज़ फारूकी साहब भी बड़ा अच्छा काम करते रहे हैं, और अगर डोमेस्टिक में जिस तरह उन्होंने काम किया आपके सामने वो चीज़ें, और साथ साथ अगर हम देखें तो नदीम उमर साहब क्रिकेट के लिए जितना सूझबूझ रखते हैं उनका भरपूर साथ है, हम जावेद खान साहब दे रहे हैं सेक्रेटरी के तौर पर। ये 2 शख्स ऐसे हैं, और फिर साथ साथ आज़म खान का उन्हें सपोर्ट हासिल है, तो आप समझ रहे हैं कि कराची की क्रिकेट अब बेहतर होगी। माजी में हमने देखा कि बहुत से ऐसे खिलाड़ियों को साथ है नाइंसाफ़ी की गई है जिन्हें पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए था, फिर उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। RCA अब आवाज़ उठाएगी इन खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो सरफराज के साथ भी ज़ाब्ती होती नज़र आई, खुर्रम मंजूर जिसके लिए आप बात कर रहे हैं उसके खिलाफ भी ज़ाब्ती होते नज़र आई, फवाद आलम के साथ ज़ाब्ती होती नज़र आई, ताबिश खान के साथ ज़ाब्ती नज़र आई, मीर हमजा के साथ ज़ाब्ती होती हुई नज़र आई। तो इनके लिए आवाज़ उठाने में के लिए नदीम उमर साहब अपना इक़दाम करेंगे? डेफिनेटली करेंगे जी, इंशाल्लाह। आप देखें अगर हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी विन करते हैं और चैंपियन बनते हैं, और जो हमारे बेस्ट परफॉर्मर हैं इस वक्त देखें पाकिस्तान की जो कराची से जो लड़के क्यू में लगे हुए उसमें उमैर बिन यूसुफ क्यू में लगे हुए हैं, बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। साइम अयूब ऑलरेडी पाकिस्तान खेल रहे हैं कराची से, ये 2 टॉप। इसके अलावा पेसर्स में हमारे पास मीर हमजा हैं, बेस्ट परफॉर्मर हैं, इस वक्त दे रहे हैं। अब जो भी प्लानिंग है हमारे जो नदीम उमर साहब की जो है वो बेसिकली मैंने बताया ना आपको कि वो जहाँ जो लड़का मैरिट पे होगा और वो पाकिस्तान के लिए अगर उसके साथ नाइंसाफ़ी, नदीम उमर साहब उसके लिए ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। और उन्होंने हमारे साथ जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें कहा है कि मैरिट को हमने सबसे पहले आगे रखना, और जो बेस्ट परफॉर्मर होगा उसके लिए वो हर लिहाज से। अच्छा, एक आवाज़ें बड़ी आती हैं इससे जोन के हवाले से, कि क्योंकि मेरी नज़र से भी वो चीज़ गुजरी है कि जोन 6 के प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, क्या वजह है, या वहीं पर सबसे ज़्यादा प्लेयर्स पाए जाते हैं? वो जोन 6 के जो प्लेयर्स हैं वो क्या पंजाब से आके खेल रहे हैं, KP से आके खेल रहे हैं, कौन हैं? तो कराची के लड़के वो सारे। अगर वो लड़का जोन 6 का लड़का पाकिस्तान खेल रहा है और वो कराची खेल रहा है तो वो तो कराची का प्लेयर कहलाएगा ना, वो जोन 6 का तो नहीं कहलाएगा। तो ये कहना कि जी जोन 6 के ज्यादा लड़के खेलते हैं, वो बेस्ट परफॉर्मर खेल रहे हैं वहां पे। अगर कराची की टीम में भी जो लड़का खेल रहा है वो परफॉर्मर खेल रहा है, ये नहीं है कि उसका जोन 6 के ताल्लुक है तो इसलिए खेल रहा है, वो परफॉर्मर है तो खेल रहा है। अच्छा, एक अट्रैक्शन है जोन 6 में, मैं कहूंगा कि वहां पर एक अच्छा काम हो रहा है। आजम खान साहब माशाल्लाह बेहतरीन, आपको पता है ऑर्गेनाइजर हैं, उनका क्लब पाकिस्तान CC पाकिस्तान का नंबर 1 क्लब है, पाकिस्तान का नंबर 1 क्लब है। मैं फिर कराची की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान का नंबर क्लब है, और उसमें उनके काम हुआ है, उसके ऊपर सारे क्रिकेटर से निकले वहां से 10 टेस्ट क्रिकेटर निकाल दिए वहां से। तो एक अट्रैक्शन तो है, प्लेयर्स की ख्वाहिश होती है कि यार मैं इन प्लेयरों के साथ खेलूं जहां से मुझे ग्रूमिंग होगी। अगर मैं सरफराज के साथ एक जूनियर खेल रहा होगा तो डेफिनेटली सरफराज उसको टिप्स देगा, समझाएगा कि यार आप ऐसे बॉल करो, आप ऐसे बैटिंग करो। तो ये तो एक ख्वाहिश होती है प्लेयर की कि मैं अच्छे प्लेयरों के साथ खेलूं, वहां से वो ज्यादा ग्रूम होगा। बिल्कुल ज़्यादा ग्रूम होगा। रियाजुद्दीन साहब की तरफ आता है। रियाज साहब, कौमी खेल हॉकी इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का मैच है जारी है, और जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने गोल किए हुए हैं, आप समझ रहे हैं माजी में अगर हम देखें तो हमने 3 मैचेस में बड़े अच्छे गोल किए हुए थे, आज पाकिस्तानी टीम को क्या हो गया? हाँ, 3 मैचेस में जो हमने गोल किए थे वो तो हमने सिंगापुर के और बांग्लादेश और उज़्बेकिस्तान के ख़िलाफ़ किए थे, और उनकी तो कोई रैंकिंग ही नहीं है, आज से नहीं है, काफ़ी अरसे से, कई सालों से नहीं है। लेकिन आपकी तो वो रैंकिंग थी जो मतलब आप 1 से 5 रैंकिंग पे हमेशा रहा करते थे। आपने 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैम्पियंस ट्रॉफी, 8 एशियन गेम्स, दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े मतलब ये टेस्ट सीरीज़ आपने जीती हैं।
असल में सिलसिला ये है कि देखें जब से इंडिया की टीम जो है एक ज़माने में उसके ऊपर ही बैट पैच आया था और उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे चली गई थी, लेकिन उन्होंने जो है अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर किस तरह से बनाया। एक तो ये था कि उनको कोई फंड्स के मसाइल नहीं थे, और फिर ये कि एक ज़माने में उन्होंने एक अपनी यहाँ लीग कराई। मसाइल तो अब हमें पाकिस्तानी हॉकी टीम को भी नहीं, पाकिस्तान नहीं फंड देखें फॉर द टाइम बीइंग ऐसे ही एक मतलब पैच या एक उसमें अगर आपको मसाइल ना हो तो वो एक अलग बात होती है। मेरे इत्तलात के मुताबिक इस वक्त 19 करोड़ रुपए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के फंड में मौजूद है। ज़्यादा 19 करोड़ रुपए की कोई हैसियत नहीं है आजकल। अगर आप किसी बाहर की टीम को यहाँ पे बुलाएंगे या 4-5 टीमों को बुलाएंगे तो आपके मेरे ख्याल 30-35 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, और एक टूर जो होता है अगर आप बाहर जाएंगे तो 6-7 करोड़ से कम का टूर नहीं है, और अगर किसी दुनिया की दूसरी टीम को बुलाएंगे तो वो भी 6-7-8 करोड़ का टूर होगा। लेकिन मसला ये है हमारे यहाँ कि देखें इंडिया की टीम का एक्सपोजर बहुत बड़ा है, वो दुनिया हॉकी के तमाम टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करती है, उसके अलावा अपने मतलब ओन मतलब खर्चे पे वो दुनिया बाहर जाती है, वहाँ की टीमों से खेलती है, और फिर दुनिया भर की जो टॉप की टीमें हैं वो वहाँ पे इंडिया बुलाती है, उनसे खेलती है, उनके पास इतना फंड है। जब आप बाहर भी जाएंगे और यहाँ भी बुलाएंगे अब टीमों को दूसरी, तो आपका एक एक्सपोजर बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती हैं, तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। फिर ये कि उनके यहाँ जो है हर साल लीग होती है, हमारे यहाँ सिर्फ 2005 में एक लीग हुई थी, उसके बाद से हमारे यहाँ कोई लीग नहीं हुई। और फिर ये कि हमारे मतलब ये जो डोमेस्टिक मसाइल हैं, अब आप देखें ना कि क्या ये रह गया था कि हमें इतने अरसे के बाद 1994 के बाद पहली मरतबा 6 या 8 राउंड के लिए मतलब ये कि ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड जनवरी में हो रहा था, लेकिन चूंकि हमारे आपस के मामलात जैसा कि मतलब हमारे माशरे की इखलाकी अक़दार कोलैप्स कर गई ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में, उसका मतलब ये रिफ्लेक्शन है, और कोई भी शोबा उससे बाहर नहीं है। फुटबॉल का हाल देख लें, दूसरी चीज़ों का हाल देख लें, क्रिकेट में मतलब भी बाज़ औक़ात ये चीज़ होती रही है, लेकिन क्रिकेट चूँकि प्रोफेशनल क्या इक़दाम किए जाएँ हॉकी के। देखें हॉकी की बेहतरी के लिए जो मैं कहता हूँ ना, जो जॉब और कैरियर है वो की टू द हार्ट ऑफ एवरीथिंग है। वो मतलब एक ऐसी चीज़ है अगर चेन आपकी खुल गई है और आपने उसमें एक उसको फंसा दिया तो फिर चेन जो है चलती चली जाती है। अगर जॉब और कैरियर होगा, जो अर्ली 90s में हमारे यहाँ 20, 25, 30 डिपार्टमेंट्स की टीमें थी वो बतदरीज ख़त्म होती चली गई, और 94 में आखिरी मरतबा हमने वर्ल्ड कप जीता था, और जब ही 94 में हमने आखिरी जो है चैम्पियंस ट्रॉफी वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट जीता था। 2010 में आखिरी मरतबा हमने बीजिंग में एशियन गेम्स जीते थे, जो आजकल वहाँ पे हो रहे हैं, आजकल तो होंगजू में हो रहे हैं। इसी तरह से 84 में लॉस एंजलिस में हमने ओलंपिक जीता था। यानी 94 के बाद से आप कोई ऐसे बड़ा वर्ल्ड का टूर्नामेंट नहीं जीत सके, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आपका जॉब और कैरियर खिलाड़ियों का ख़त्म हुआ तो जो नौजवान खिलाड़ी जो थे वो खुशी से मतलब हॉकी की तरफ नहीं आए, उनको ज़बरदस्ती लेके आया जा रहा है। इससे बड़ा क्या अलमिया हो सकता है कि सुहेल अब्बास दुनिया हॉकी का मतलब ये कि 348 गोल उसके क्रेडिट में, डैक फ्लिकर उसके बड़ा कोई है नहीं, और नहीं लगता कि उसका कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा। आप ये देखें कि वो कहीं भी हमें नज़र नहीं आता है। उसकी वजह ये कि जब ये बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, उनको अब उसको जो है जॉब नहीं थी एक ज़माने में, बड़ी मुश्किल से फिर उसको वापडा में जॉब मिली, उससे पहले सुई गैस में थी। आप यह देखिए बतदरीज, यानी आप ये देखेंगे PIA और कस्टम, जिनका हमारी हॉकी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, 8-10 खिलाड़ी हमारे नेशनल टीम के उन टीमों में होते थे, वो टीमें ख़त्म हो गई। बैंक्स की सारे बैंकों की टीमें ख़त्म हो गई। तो जब जॉब और कैरियर नहीं होगा तो फिर इन्हीं मनाई से ऐसे ही हाल होगा। और जो आपका जो बुनियादी सवाल था वो ये था कि मतलब इसका बेहतरी किस तरह से हो सकती है। तो नंबर 1 तो जॉब और कैरियर बेहतरी हो सकती है, नंबर 2 स्कूल और कॉलेजेस को आपको स्ट्रीमलाइन करना होगा, और नंबर 3 क्लब हॉकी को फरोग देते हैं के साथ साथ आपको लीग हॉकी यहाँ पे करानी पड़ेगी। बिल्कुल लीग हॉकी करानी पड़ेगी। मैंने कितने इत्तेफाक करती हैं आप रियाजुद्दीन साहब की बात से कि अब लीग हॉकी की ज़रूरत है जिस तरह इंडिया में लीग हॉकी होती है। बिल्कुल मोइन साहब, सबसे पहले मैं पाकिस्तान हॉकी की अगर बात करूं, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली माजी हमारा बहुत सुनहरा रहा है, लेकिन अब ये वक्त आ गया था कि वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं 2023 में जो इंडिया में हुआ था नहीं कर सके थे। तो मतलब चीज़ें ये है कि फंड्स के या जो भी इश्यूज हैं या प्लेयर्स के प्रॉपर मैनेजमेंट, अगर एक हम क्रिकेट अगर कंपैरिजन करें, उस तरह के इंपॉर्टेंस या फैसिलिटीज़ उन प्लेयर्स को नहीं मिलती। तो ऑब्वियसली जो लैक ऑफ इंटरेस्ट प्लेयर्स में आ रहा है और इस फील्ड की तरफ अट्रैक्शन नहीं रही है, तो खिलाड़ी कहाँ से मिलेंगे। एक तो ये कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ या जो भी हैं उस लेवल की दी जाए जो हमारे क्रिकेटर्स को मिल रही हैं, और सेकेंडली इंडिया हर साल वहाँ लीग्स होती हैं, वहाँ टैलेंट आता है और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी उन लीग
लीग्स में खेल रहे होते हैं, जैसे IPL वगैरह इस तरह की लीग्स वो लोग करवा रहे होते हैं, तो आई थिंक पाकिस्तान में भी इस तरह की लीग्स की पाकिस्तान जरूरत में है। भी इस तरह की लीग होनी चाहिए। उससे सब एक बुनियादी चीज़ है, अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान और ख़ासकर कराची से हमारे पास है जो है बैटर्स निकल कर सामने नहीं आ रहे, क्योंकि शायद इसी बिना पर हम खुर्रम मंजूर को मुस्तकिल चांस दिए जा रहे हैं। आप समझे नौजवान क्रिकेटर्स में कोई ऐसा बैटर नज़र आ रहा है आपको जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके? देखें एक बैटर कराची की बात कर रहा हूं। कराची से देखें आप, साइम अयूब आए, उसके बाद उमर बिन यूसुफ, ये भी कराची से बैटर है, मगर मैं कहता हूँ ये भी कम है। एक जमाने में आप कराची 5 डे क्रिकेट पे चले जाएं तो नुसरत साहब आपके पास है, शायद है फवाद आलम के बाद है, कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा। अब सऊद शकील की सूरत में एक प्लेयर नजर आया है, लेकिन आप समझ जाए कि मजीद टैलेंट आना चाहिए, क्योंकि मजीद माजी आना में हम चाहिए। बहुत प्लेयर्स जी, हैं कराची जी, से जी, एक represent जमाना करते था थे। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 7 से 8 प्लेयर्स हमारे कराची के खेल रहे होते थे, आज हम 1 और 2 पे खड़े हैं। टेस्ट टीम की टेस्ट टीम में भी। नुसरत भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा। अलमिया ये है कि देखें, वैसे तो पूरा पाकिस्तान हमारा है, हर शहर के खिलाड़ी हमारे हैं, और जिनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग हो, जो मेरिट पे हो, उनको लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी शहर से ताल्लुक रखते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं, बुनियादी चीज ये है कि कराची से हमारे पास बैटर्स ही निकल कर नहीं आ रहे हैं ना, तो दूसरे शहरों से बेशक आए, आप KPK से नजर नहीं आ रहे थे, आप KPK से आपके पास बेहतरीन निकल कर आ रहे से आ रहे हैं, अच्छी बात है, पंजाब से आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो आपके आउटस्टैंडिंग प्लेयर जिनका ताल्लुक यहाँ से था, आप ये देखें उनके साथ ज्यादतियां कितनी हुई हैं। आप जो है खिलाड़ियों को डीमोरलाइज कर देते हैं, उनकी रियाज साहब जब परफॉर्मेंस से कोई लड़का नहीं देगा तो टीम से बाहर ही होगा ना। फवाद आलम ने कम परफॉर्मेंस दी थी, सऊद शकील को कह के मतलब एशिया कप से ही बाहर कर दिया था, सरफराज को बाहर कर दिया टीम से यार। सरफराज ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने आप को प्रूव किया, तो खुद आपके सेलेक्टर्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान का नंबर 2 विकेट कीपर है, अगर वो खुद सेलेक्ट नहीं कर रहा है टीम के लिए, तो ये तो जाती सरफराज के साथ किए जा रहे हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं कराची की क्रिकेटर्स की बैटिंग के हवाले से आपने सवाल किया है, क्या वजह है, क्या टेक्निक में क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि हम देखें साहब माजी में अगर हम देखें तो सीमित विकेटों पे हमारे बैटर्स, मेरा यही पॉइंट था, हमारे क्रिकेट क्लब क्रिकेट, हमारी सीमित क्रिकेट खत्म हो गई है। आज जो हमारे यहाँ जितना भी डोमेस्टिक क्रिकेट हम खेल रहे हैं, हम ट्रफ विकेट पे खेल रहे हैं, और जहां पे बॉल हार्डली यानी कि पेसर स्पिनर से अटैक होता है, पेसर का बॉल तो वहां पे यानी कि टीमें इस्तेमाल ही नहीं करती, पेसर्स को तो मौका ही नहीं दिया जाता। बीइंग अभी मैं कोच था, अंडर 16 का भी मैंने ट्रायल किया, और मैंने उनको तंबी की, मैंने बताया, मैंने कहा देखें ये एक टैलेंटेड प्रोग्राम है, आपने मैच जीतने के लिए नहीं खेल रहे, आपने 2 फास्ट बॉलर हर सूरत अंडर 16 में खिलाने हैं, और एटलीस्ट उनसे 4-4, 5-5 ओवर करवाएं, इनको फिर प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगा, कैसे आगे जाएंगे। इसी तरह अंडर 19 इंटर हमारे जोनल शुरू होगी, हमारी यही पॉलिसी होगी कि आप एटलीस्ट 2-2 फास्ट बॉलर हर सूरत खिलाएं, उनको मौका दें। बैटिंग का मसला ये है कि यार आपके पास फ्लैट विकेट है, वहां बॉल ऊपर आता ही नहीं है। बैट्समैन जब यही लड़का जब हमारा अगर खेलता है तो उसके तो पांव नहीं चल रहे होते, वो स्विंग पे तो बिल्कुल ही वीक होता है। जहां जरा सा 140 प्लस का फास्ट बॉलर आता है, उसको 2 बाउंसरे मारता है, वो तो बिल्कुल ही डर जाता है, उसको वो परफॉर्म नहीं कर पाता। तो जो अगर इन प्लेयर्स को टैलेंट की कमी नहीं है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनको वो क्रिकेट नहीं मिल रही जिस जहां से उन्होंने सीखनी है और अपनी क्रिकेट को बैटिंग मतलब ऐसे मौके पे ऐसे मौके पे जो मतलब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, ये तो उनका फर्ज है ना कि सीमेंटेड विकेटें जो हैं वो उसको ज़्यादा बनाएं। जैसे हमें अच्छी तरह याद है, हमने जब क्रिकेट शुरू की, बेसिकली तो मैं क्रिकेट का प्लेयर हूँ, बाद में मैं हॉकी में आया, वो तो फिर जर्नलिज्म में आ गया, वो अलग बात है, लेकिन उस वक्त सीमेंटेड विकेटें हुआ करती थी जब आप भी मतलब खेल रहे होते थे। तो अब ये कम होने की वजह क्या है, लेकिन इसको फिर कौन मतलब इसको मैनेज करके हमारा RCA का नदीम उमर साहब का ये मिशन है कि हमने सीमेंट क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा खिलाने, मैचेस कराने, टूर्नामेंट्स कराने, ज्यादातर मैचेस हम सीमेंट क्रिकेट पे लेकिन उसी साहब अगर हम देखें तो विकेटें ही तो खत्म हो गई हमारी सीमेंट की, और जो ग्राउंड्स बचे हैं जहां पर वहां पर ग्रास मौजूद नहीं है। अगर फील्डिंग का म्यार देखा, खिलाड़ी कोई जख्मी हो जाता है, तो अगर विकेटें ग्रास मौजूद नहीं है वहां पर, तो खिलाड़ियों के जख्मी होने के इन्हीं ग्राउंडों से प्लेयर निकले। अगर आप कहेंगे जी वहाँ ग्रास हो और सीमेंट विकेट हो, तो ये तो फिर तो आप वो नहीं कर रहे, ज्यादती कर रहे हैं ना। सीमेंट विकेट जहां पर है वहां तो आपको ग्रास नहीं मिलेगा, मगर वहां से आपको एक अच्छा बैट्समैन जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल इमन, इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मैं सर के बात से एग्री करूंगी, क्योंकि एक एरा था कि पाकिस्तान में स्पेशली कराची में सीमेंट पिचेस बहुत ज़्यादा होती थी और प्लेयर्स निकलते भी थे, लेकिन अब ये है कि ग्रासी पिचेस ज़्यादा उस तरफ चले गए, तो इस वजह से प्रॉपर बैटर्स नहीं मिल रहे।
तो बिल्कुल एसोसिएशन को करना चाहिए कि कुछ हद तक सीमेंट विकेट्स भी रख के। नुसरत साहब, जहाँ तक मुझे याद है फखरुद्दीन बलोच बड़ी तेज बॉलर। बॉलिंग किया जी, करते जी, थे जी, और जी, सीमेंट बिल्कुल। विकेटों पे शायद उन जैसा कोई तेज बॉलर हुआ नहीं करता था। तो आप समझते हैं कि अगर सीमेंट विकेटें आएंगे तो हमारे पास तेज बॉलर्स की भी लाइन लगती नजर आएगी? एग्जैक्टली सर, जब पेसर का बॉल निकलेगा सीमेंट पे, जब जोर लगाएगा, पेस नजर आएगा तो वो और मेहनत करेगा। यहाँ तो उस बेचारे से 2 ओवर करा के उसको कहते हैं थैंक यू, उसको तो बॉल ही नहीं मिल रहा, बल्कि उसको तो मैच ही नहीं खिला रहा है, उसको तो कंसीडर उसको प्लेटफॉर्म खेलने का मौका ही नहीं दे रहा है। तो सीमेंट विकेट में जब वही लड़का बॉलर जब आपके गेंद करेगा, सामने बैट्समैन को जब हिलाएगा तो उसके अंदर एक जोश आएगा, उसके अंदर एक करा जाएगा कि और मैं मेहनत करूं और आगे निकलने का उसको मौका मिलेगा। सारे आप प्रीवियस क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब को देख लें, बिल्कुल ऐसा आप ही है। बलोच को देख लें, इसके अलावा कराची में फास्ट बॉलर की एक बहुत बड़ी रेंज होती थी, बहुत अच्छे फास्ट बॉलर, महेंद्र कुमार होगा, जितने भी आप मैं सीनियर्स क्रिकेटर्स का नाम ताबिश खान है, ये लोग हैं। और एक बहुत बड़ा हमारे पास बहुत, देखिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया है, जो क्लब क्रिकेट हमारा डैमेज हुआ है, उस डैमेज को कवर करने के लिए हमें सीमेंट क्रिकेट को बहुत जरूरी प्रमोट बिल्कुल, करना बड़ी पड़ेगा। अच्छी बात कह रहे हैं नुसरत महबूब साहब है कि क्लब क्रिकेट को बेहतर करने के लिए हमें जो है सीमेंट विकेटें दोबारा तैयार करनी होंगी और उस पे से फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान और ख़ासकर कराची से अच्छे बैटर्स निकल कर आएंगे। नुसरत महबूब साहब आपका बहुत शुक्रिया, ऐमन आपका बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।